नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। और आज की पाठशाला शुरू करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगले हफ्ते यानी आने वाले सोमवार से पाठशाला रात 8:55 पर नहीं बल्कि 8:50 पर शुरू होगी। तो अटेंडेंस थोड़ी पहले लगेगी, 8:50 पर क्लास में आ जाइए। अब आज क्लास में कौन कौन सी चैप्टर लेकर आया हूं। पाठशाला में पीएम मोदी का हीरो आने वाला है और आपको उस हीरो से मिलना चाहिए, क्योंकि युद्ध और मंदी से जो दुनिया जूझ रही है उससे भारत को बचाने वाला मोदी का हीरो कौन है वो आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा ज्ञानवापी के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग लाइव, आपको पता चलेगा कि अगर कार्बन डेटिंग का निर्णय आ गया, जिसकी प्रबल संभावना लग रही है आने वाले वक्त में, और क्यों लग रही है वो आपको बताऊंगा, तो वो कार्बन डेटिंग कैसे होगी शिवलिंग की आज आपको बताऊंगा। भारतीय सेना के जूम बहादुर का चैप्टर भी लेकर आया हूं। अभी जूम बहादुर कौन है उससे आपको मिलवाऊंगा, लेकिन पहले पाठशाला में दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन और फिर पहला चैप्टर। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजा आ जाएगा। 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे और नाम वापसी के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है। वहां पर 68 सीटें हैं और एक ही चरण में सब सीट पर वोट पड़ जाएगा। गुजरात चुनाव पर आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बैठक चल रही है। इसमें गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी वहां बैठे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में गुजरात में चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। परमाणु क्षमता से लैस आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना लगाया। आईएनएस अरिहंत परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी है और समुद्र से कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिवार वालों की आर्थिक मदद के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट की भी शुरुआत की है। बिहार में एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी है, उसके यहां इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। गोविंदा कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं गब्बू सिंह। इनके कई ठिकानों पर रेड हुई है। गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बताए जाते हैं। छापे पर ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, वो या उनकी पार्टी ऐसी छापेमारी से डरने वाले नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नेटो देशों के साथ सीधी लड़ाई होगी तो वैश्विक आपदा आ सकती है। रूस और यूक्रेन पिछले 8 महीने से युद्ध लड़ रहे हैं। नेटो के देश यूक्रेन को हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन सीधी लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का मतलब है थर्ड वर्ल्ड वॉर की गारंटी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हीरो से मिलवाऊंगा जो युद्ध और मंदी के इस दौर में भारत को बचाएगा। भाई देखिए, एक चीज तो क्लियर है, दुनिया बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, यह सबको पता है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस के साथ, दूसरी तरफ दुनिया में मंदी आने का खतरा दिख रहा है। इससे पहले कोरोना ने दुनिया को डैमेज किया। इन खतरों के बीच दुनिया का हाल बहुत बुरा है, दुनिया का। लेकिन आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचा रहा है। और वो हीरो कौन है आज मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के हीरो की बात करूंगा। पीएम मोदी का हीरो, और ये हीरो कौन है जो भारत को युद्ध और मंदी के दौर से बचा रहा है, आज इसके बारे में बात होगी। HERO, और इस हीरो के बारे में आपको जानना चाहिए। यह हीरो कौन है? सबसे पहले आपको इस हीरो के ई के बारे में बताता हूं। ये ई आपको समझ में आएगा किस हीरो के बारे में बात कर रहा हूं। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी।
और नरेंद्र मोदी के हीरो का जो ये ई है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हर जगह आने वाले वक्त में अंधेरा दिख रहा है, तब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि इंडिया में तो लोग, कुछ लोग, सब नहीं, इंडिया में कुछ लोग इंडिया श्रीलंका बन जाएगा कह रहे थे, क्योंकि उनकी खुद की सियासी हालत श्रीलंका जैसी हो रखी है, डूबे हुए हैं, ध्वस्त है, तबाह हो रखे, इसलिए इंडिया को श्रीलंका बता रहे थे। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया में कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो भारत में दिखती है। मौजूदा हालात में आईएमएफ ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया है। सबसे पहले सुनिए आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत के बारे में क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी के हीरो का ई यानी इकोनॉमी, कैसे नरेंद्र मोदी ने उस पर काम किया जिसकी वजह से आज भारत की इकोनॉमी की यह हालत है। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digitalization in India, from digital ID to providing all services and support on the basis of access, digital access. This has been indeed a huge factor for India's success. And the country is now stepping into taking the lead on G20 from that position of strength, which makes me strongly believe that we would see India leaving a mark on the world for years to come during next year's presidency. जो लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में अंधे हो चुके हैं, दिमागी तौर पर भी अंधे हो चुके हैं, जिन्हें अकल के अंधे कहा जाता है, उन्हें यह बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो बाकी लोग बचे हुए हैं, जिनकी बुद्धि बची है, जिनकी सोच बची है, जिनकी समझ बची हुई है, जिनके अंदर भारतीयता बची हुई है, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा यह सुनकर कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर बैठकर सबके सामने एनुअल मीटिंग में कह रही है कि दुनिया में अंधेरा छाया है, लेकिन इकलौता देश जो उम्मीद की किरण है वो है भारत। वो कह रही है बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जिसकी वजह से भारत आज यहां खड़ा है। और वो ये भी कह रही हैं, जिसको सुनकर आपको गर्व महसूस होना चाहिए बतौर भारतीय, कि इंडिया G20 कंट्रीज को लीड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में इंडिया ही दुनिया को लीड करेगा। ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कह रही हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो हीरो है इकोनॉमी, उसने कैसे भारत को यह स्थिति दी है, आज आपको यह समझाता हूं। 2 दिन पहले ही आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जारी किया था, जिसमें सभी देशों का ग्रोथ रेट कम किया गया। इस नए प्रोजेक्शन में भी भारत की विकास दर अब भी सबसे ज्यादा है दुनिया में। 2023-24 के लिए जो विकास दर की घोषणा की गई, उसमें भारत की विकास दर बताई गई कि 2023-24 में 6.1% रहेगी। पहले के मुकाबले घटी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जरा ग्राफिक्स डालिए, रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ता जा रहा है, दुनिया में विकास दर गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भारत की विकास दर 6.1 यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। चीन भी भारत से पीछे है 4.4%, अमेरिका 1%, ब्रिटेन 0.3%, कनाडा 1.5%, जर्मनी -0.3%, इटली -0.2%। यह दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज का हाल है और भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त मंदी का खतरा है। यूरोप के बारे में कहा जा रहा है कि वहां मंदी आ चुकी है। अमेरिका में कहा जा रहा है, आप इसको समझिए, जो आपको यह हिस्सा दिखा रहा हूं इसको जरा देखिए, मंदी की बात हो रही है। यूरोप में आ गई, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, यूएस के लिए आने वाली है, आने वाली है।
6 से 9 महीने में अमेरिका में मंदी आ जाएगी। और भारत के लिए क्या कहा जा रहा है कि भारत में मंदी का कितना चांस है? 0%। 0%। तो ये जो अपना हीरो है, जो युद्ध और मंदी के बीच भारत को खड़ा कर रहा है, उसमें इकोनॉमी हमारी जो सस्टेन कर रही है उसका बड़ा रोल है। क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह के हालात बनते हैं। अमेरिका देखिए अभी उसका कैसे बुखार छूटेगा। अभी बता रहा है ना, वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि रूस को ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वहां रिसेशन आएगा तब देखिएगा हालत क्या होगी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की हालत यह है कि वहां महंगाई चरम पर है। अमेरिका में कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीसीपीआई, जिसमें फूड और एनर्जी इन्फ्लेशन शामिल है, वो पिछले साल के मुकाबले 6.6% बढ़ गया। यानी 1982 के बाद ये सबसे ज्यादा है। भयंकर महंगाई है अमेरिका में। 40 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई, वैसी महंगाई है अमेरिका में। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर में अमेरिका में 2.63 लाख लोगों को नौकरियां मिली, जो 1969 के बाद से सबसे कम है। नौकरी नहीं है वहां। इसमें कहा गया कि अगले साल जनवरी से जून के बीच अमेरिका में मंदी आ सकती है। फाइनेंशियल एजेंसी है जेपी मॉर्गन चेज, उसके सीईओ ने कहा है कि यूरोप मंदी की गिरफ्त में आ चुका है और अमेरिका में 6 से 9 महीने में मंदी आ जाएगी। यानी हर बड़ी संस्था कह रही है यूरोप और अमेरिका में मंदी आएगी, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि भारत में मंदी आएगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। दुनिया के दूसरे देश जहां पिछड़ रहे हैं, वहीं भारत अब उन फील्ड्स में भी आगे बढ़ रहा है जिसमें कभी चीन और पश्चिमी देशों का दबदबा रहता था। आप में से कुछ लोग हो सकता है पाठशाला मोबाइल पर देख रहे हो। मैं आपको मोबाइल हैंडसेट का उदाहरण बताता हूं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट मेकर देश बन गया है। भारत में फिलहाल 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं, जिनके जरिए 330 मिलियन यानी 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट सालाना भारत बना रहा है। 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी भारत में, और 6 करोड़ मोबाइल भारत सालाना बनाता था। 6 करोड़ हैंडसेट। आज 6 करोड़ से 33 करोड़ हैंडसेट बनाने पर भारत पहुंच गया है। 2014 में भारत में 24,600 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन वैल्यू के मोबाइल हैंडसेट बन रहे थे। आज उसकी वैल्यू क्या है आपको पता है? कान से जो मोदी विरोधी हैं उनके धुआं फेंक देगा। 2,46,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है वो। आज भारत 8,200 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल फोन 1 महीने के अंदर विदेशों में एक्सपोर्ट कर दे रहा है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट मेकर बन गया है इंडिया। उस दौर में जब कोरोना भी आया, उस दौर में जब युद्ध भी चल रहा है, इंडिया युद्ध से दूर, मंदी से दूर भाग रहा है तेजी से। एक वक्त में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन होता था, कभी 200 बिलियन छू जाता था। अब आज भारत का निर्यात 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। भारत का एक्सपोर्ट 420 बिलियन डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। यह ऑल टाइम हाई है। साल 2018 में मोदी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्सपोर्ट की पॉलिसी शुरू की। इस पॉलिसी का मकसद था कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, जिससे भारत में तैयार माल पूरी दुनिया तक पहुंचे। इस पॉलिसी का असर यह हुआ कि देश के कई बड़े राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट 400% बढ़ गया। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा से एक्सपोर्ट 314% बढ़ा। महाराष्ट्र में 340% का जंप आ गया। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ 15.5% रही और सितंबर में भारत का एक्सपोर्ट 10% बढ़ गया है। मतलब दुनिया जहां युद्ध में फंसी हुई है, भारत इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पिछले 8 साल में कैसे मजबूत हुई है, अगर आप इसको समझना चाहें तो 2014 में 2014 भारत की जो रैंकिंग थी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो 10वें नंबर पर था इंडिया। 10वां रैंक कह लीजिए, ये 10वां रैंक था इंडिया का 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में। आज 2022 में जब बीच में कोरोना जो है वो डस के चला गया दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को, भारत की रैंकिंग कितनी हो गई?
5th रैंक हो गया है। कहां 10 पे था 2014 में, कहां 5वें रैंक पर आ गया है। तो जिन लोगों को बस श्रीलंका बनाने का सपना आ रहा है इंडिया को, उनको अभी थोड़ी देर और नींद की गोली खाकर वही सपना देखते रहना चाहिए। अभी बन नहीं रहा इंडिया श्रीलंका। इकोनॉमी के साइज के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे चला गया है। भारत से आगे सिर्फ 4 देश हैं, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। और 2029 तक भारत इनमें से एक को और पीछे कर देगा, बोलेगा हटो जगह बनाओ, और तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। यह इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था की हालत है। अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत दिख रही है तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी के हीरो का ही रोल है। और अब आपको इस हीरो के बारे में बताता हूं और बात करता हूं हीरो के दूसरे पार्ट की। आपने ई यानी इकोनॉमी को समझा, अब समझिए हीरो का दूसरा पार्ट जो इस इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा है, और वो है रिफॉर्म्स। ये वो रिफॉर्म्स हैं जो देश में हुए हैं जिन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट मारा है। जो अभी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह रही थी कि भारत में स्टेबल इकोनॉमी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में जो रिफॉर्म्स किए, उसी की वजह से आज भारत सबसे मजबूत स्थिति में दिख रहा है दुनिया में। जैसे अगर आपको इसके बारे में समझाना शुरू करो, प्रधानमंत्री मोदी के किए सुधार हैं जिसकी वजह से भारत में बिजनेस करना आसान हुआ और अर्थव्यवस्था को तेजी मिली। अगर आप समझें इसको कि कैसे नरेंद्र मोदी ने काम किया, एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब आप अगर भारत में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कितना आसान होगा यह करना, अच्छा माहौल मिलेगा कि नहीं। पिछले 5 साल में भारत की रैंकिंग 5 साल में 142 रैंक से भारत की रैंकिंग कहां आ गई है आज की तारीख में पता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक पर हम आ गए। और इसीलिए अगर दुनिया भर में जो मोबाइल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें नंबर 2 पर इंडिया है, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। क्योंकि पहले यही तमाशा चलता था, लाल फीताशाही थी, कितना पैसा खिलाना पड़ेगा, कितनी दिक्कत आएगी, जमीन के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे फैक्ट्री लगेगी नहीं लगेगी, लेबर कहां से मिलेगा, 10 तरह की परेशानियां। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि भैया ये हटाओ, इस तरह से इंडिया नहीं बढ़ पाएगा आगे। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर बताते हैं कि देखिए पहले इंडिया में ये दिक्कत आती थी, हमने ये जो है इंडिया में सुधार दिया है, आप आइए यहां बिजनेस कीजिए। तो वो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बेच रहे हैं वहां। वो ये समझ ही नहीं पाते कि वो इंडिया की छवि को बेचते हैं वहां पर, उसको मार्केट करते हैं वहां पर, तभी बड़ी कंपनी आएगी ना भाई। अगर उसके दिमाग में ये भरा पड़ा है इंडिया में कौन बिजनेस करे यार, वहां जाके फंस जाएंगे, वहां फिर इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, इससे मीटिंग करो, उसको करो, ये नेता से मिलो, वो अधिकारी से मिलो। नरेंद्र मोदी जाकर जो बार बार वहां बोलते हैं, इंडिया की मार्केटिंग करते हैं, आइए बहुत अच्छा हो गया, आइए बहुत अच्छा हो गया है। वो विदेशी आकर यहां वोट नहीं देगा, उस चक्कर में नहीं करते हैं। वो विदेशी आकर यहां फैक्ट्री लगाएगा, पैसा लगाएगा तो देश ऊपर जाएगा, इस वजह से होता है। और उसका असर देखिए कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 पर आए तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर गई, उसके बारे में भी आपको बताया। और ये चैप्टर आज आपको जानबूझकर बता रहा हूं, इसमें कोई ये चर्चा नहीं है कि भाई इस सरकार ने ये किया या उस सरकार ने वो किया। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अमेरिका में मंदी आ रही है, भारत में क्या होगा। इस लिहाज से आपको समझा रहा हूं कि क्यों हम मंदी और युद्ध से दूर दिख रहे हैं, उसमें यह हीरो कैसे काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों के राज के करीब 2000 छोटे छोटे कानूनों को खत्म कर दिया, जिसमें मामूली बातों पर कारोबारियों को जेल भेज दिया जाता था। यह एक और बड़ा रिफॉर्म था। आर्थिक सुधारों के लिए ही पीएम मोदी ने जीएसटी लागू करने का फैसला किया था। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र सरकार को अलग अलग टैक्स से पैसा मिलता था। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। सितंबर में ही 1,47,686 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और जो रिफॉर्म्स जिन्होंने इकोनॉमी की बेस को मजबूत किया उसमें से एक है जीएसटी। इसी तरह से ब्लैक मनी, नक्सलवाद, आतंकवाद रोकने के लिए 2016 में नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी की समीक्षा होती रही है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसको लेकर अलग अलग पक्ष रखे जाते, बहस होती है। लेकिन यह बात सच है कि आज नक्सलवाद और आतंकवाद के मामले बहुत कम हो गए हैं।
2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवाए। हमारे यहां उसकी कीमत नहीं है, आप विदेशियों से पूछिए, वो जब भी रिफॉर्म्स के, इंडिया के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो कहते हैं भैया जनधन अकाउंट ये जो खुला, उसने इंडिया में चमत्कार किया है, क्योंकि देश में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले। इससे योजनाओं की सीधी रकम जो है वो अकाउंट में गई। बीच में पैसा इधर से उधर जो हो जाता था, राजीव गांधी कह के गए थे ना कि 1 रुपया भेजता हूं 20 पैसा पहुंचता है, वो 1 का 1 रुपया पहुंचने लगा। ये देश में बहुत बड़ा बदलाव था, इसको कोई समझता नहीं है, दुनिया समझती है, हमारे यहां कुछ लोग नहीं समझना चाहते। कोरोना के संकट काल में जब लोग आमने सामने जाकर मिलते नहीं थे, कोई घर पर पैसा देने नहीं जाता, सरकार ने अकाउंट में पैसा डाला, तुरंत पैसा पहुंचा। कितनी बड़ी बात थी। अकाउंट खोल रहे थे तो लोग मजाक बना रहे थे, अकाउंट खोल रहे हैं। आज वही रिफॉर्म देश को तरक्की दे रहा है। पहले केंद्र और राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए जो पैसे भेजती थी वो इधर उधर होता था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बहुत तस्वीर बदल दी, और यही वजह है कि कल ही आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर पाउलो मोरो ने भारत के कैश ट्रांसफर स्कीम की बहुत तारीफ की। भारत की कैश ट्रांसफर स्कीम किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कौन कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है। भारत की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए ये लॉजिस्टिक चमत्कार है। दुनिया चमत्कार मानती है, हमारे यहां लोग जो हैं उसके लिए चित्कार करते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे पास दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिनसे सीख सकते हैं, लेकिन भारत इस मामले में बहुत प्रभावशाली है। भारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये कौन कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है। 2014 के बाद से भारत ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 24,80,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि देश के अंदर करीब 24,80,000 कह रहा हूं, तो इसको मान लीजिए मैं राउंड फिगर कह दूं, 25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं बॉस। 25 लाख करोड़ रुपए। और अगर पुराना जमाना होता जिसमें राजीव गांधी कहते थे कि 20 पैसा पहुंचता है, 80 पैसा गायब हो जाता है, तो गरीब को इसमें से मिलता 5 लाख करोड़। और कितना पैसा गायब होता आपको पता है? इसमें से 20 लाख करोड़, 80% पैसा बिचौलिए खा जाते। आज ये 25 लाख करोड़ रुपए सीधे अकाउंट में पहुंचा है। इसलिए भारत का हीरो जो है वो भारत की इकोनॉमी को जो है वो मजबूत बना रहा है। इसलिए आपको यह समझा रहा हूं कि क्यों आपको, अगर हम देश में माहौल अच्छा रखें, देश को आगे बढ़ाने में काम करें, तो हम कैसे दुनिया से अलग हो जाएंगे। 2021-22 में डीबीटी मोड के जरिए 6,30,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कल ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने भी कहा है कि भारत डिजिटलाइजेशन में लीडर है। इससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत हुआ है। कोविड के दौरान भारत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में कामयाब रहा। एक और व्यक्ति वर्ल्ड बैंक का कह रहा है कि इंडिया लीड कर रहा है। यहां लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा, उनको इंडिया दिख ही नहीं रहा, उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखता है, दुनिया को इंडिया दिख रहा है। यही फर्क है हमारे यहां के कुछ नेताओं में, कुछ सो कॉल्ड पत्रकारों में, कुछ सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ताओं में। उनको इंडिया दिखना बंद हो गया। सोशल सिक्योरिटी के लिए पीएम मोदी ने क्या किया, उसके कुछ बड़े उदाहरण आपको बताता हूं। रिफॉर्म्स के लिहाज से 80 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस योजना को हाल ही में 3 महीने और बढ़ाया गया। किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि जा रही है, उसकी 12वीं किश्त आने वाली है। 6,000 रुपया जो है वो सालाना मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म्स के कारण हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव आया उसकी तो चर्चा ही नहीं होती। 2013-14 का हेल्थ बजट कितना था आपको पता है? 2013-14 में हेल्थ बजट ये कितना था भाई? ये हुआ करता था उस जमाने में 37,330 करोड़ रुपए का। और 2022 का हेल्थ बजट कितना है आपको पता है? 2022 का 83,000 करोड़ रुपए। कहां 37,000 करोड़ और कहां 83,000 करोड़ रुपए। यह फर्क आया है बीते 8 साल में। 2014 में अगर आप देखेंगे देश के अंदर 8 एम्स हुआ करते थे। 2014 में 8 एम्स होते थे। 2022 में 2022 में देश के अंदर कितने एम्स हैं? 20 एम्स खुल गए। 20 एम्स। 2013-14 में
387 मेडिकल कॉलेज थे और 51,348 सीट थी। आज की डेट में 596 मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल सीट बढ़कर 88,120 हो गई। सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत शुरू की गई। अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज मिला है। भारत में अब तक 219 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है, डोज लगी है। 219 करोड़ लोग नहीं, 219 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से देश को मजबूत किया गया। इस वक्त देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं, जो 2014 में 16 और 13 हुआ करते थे रेस्पेक्टिवली। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब बढ़कर 1057 यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ वो बड़े काम किए जो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई, जिसे असंभव कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, नई शिक्षा नीति लेकर आए, 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना, दिवालिया कानून लेकर आए। जो लोग हम दिवालिया हो गए, हम पैसा नहीं लौटा सकते, सब खत्म भैया, दिवालिया हुए हो पैसा लौटाओ, देश को दिवालिया ना बनाओ। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का तो पैसा वापस आया। अब आपको बताता हूं कि ये इकोनॉमी और रिफॉर्म की बात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बोल्ड फैसले किए तो उसमें फ्रंट से लीड भी किया है, और जिस हीरो की बात कर रहा हूं मैं, उसमें एक बड़ा योगदान जो है, अगर आप बात करेंगे उसमें आपने देखा कि किस तरह से आज जो देश जिस हालत में है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इस हीरो की बात कर रहा हूं, और इसमें ये जो ओ है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की ओनरशिप दिखाई कि भाई मैं फ्रंट से लीड करूंगा तभी तो होगा। कोई आपदा आ जाए, कोई आपदा से अवसर ढूंढने की बात हो, नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का प्लान बनाना हो या फिर नीति आयोग की बैठक में देश की नीतियां तय करने का काम हो, मोदी टीम इंडिया को लीड करते हैं बतौर प्रधानमंत्री, जो उनको करना भी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध का ही उदाहरण देख लीजिए। अमेरिका और पश्चिमी देश 8 महीने से भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और वोटिंग से एब्सटेन रहा। भारत ने सीधा मैसेज दे दिया कि वो रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का मोहरा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बहुत जोर लगाया, हर हथकंडा अपनाकर देख लिया जिससे भारत उनकी साइड आ जाए। अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का नाटक करने लगा, जर्मनी जैसे देश कश्मीर पर बोलने लगे, लेकिन भारत ने इन सभी को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो भारत के हित में, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है, तो रूस से भी ये कह रहा है कि ये युद्ध का दौर नहीं। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने यह बात कही थी कि जो दुनिया में कोई नेता नहीं कर सकता, यानी अमेरिका हो या रूस, बाइडेन हो या पुतिन, दुनिया के लिए मैसेज क्लियर है कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करेगा। और यह करने के लिए, यह स्थिति में भारत को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से लीड किया है। क्योंकि 2014 से जब से वो पीएम की कुर्सी पर बैठे, एक ही राग आप सुनते होंगे, इस व्यक्ति को फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, इस व्यक्ति को फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, अरे झप्पियां पाने से क्या होता है, गले मिलने से क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप दिखाने से क्या होता है। आज वो करते 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 अपनी समझ से किस तरह से विदेश नीति होनी चाहिए वो बनाते बनाते ये स्थिति कर दी कि भारत पाकिस्तान को घर में घुस के ठोक भी दे तो दुनिया कुछ नहीं बोलती। दुनिया को समझाते 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 कि आतंकवाद कितना खतरनाक है, पाकिस्तान पर एक्शन लिया तो दुनिया को समझ में आने लगा। पीएम मोदी कैसे फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ओनरशिप लेते हैं, इसके बारे में पाठशाला में मैंने आपको 2 दिन पहले अमेरिका की कंपनी, वैक्सीन वाली कंपनी फाइजर के बारे में बताया, जो अपनी शर्त पर भारत में कोरोना वैक्सीन बेचना चाहती थी, वो भी महंगे दाम पर। भारत में कई दलों के नेताओं ने समर्थन में लॉबिंग भी कर दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस दबाव के आगे नहीं झुके। नरेंद्र मोदी उस पैनिक सिचुएशन में नहीं आए जहां अक्सर दबाव में गलत फैसले हो जाते हैं। जब कोरोना पीक पर था तब देश को ज्यादा वैक्सीन की जरूरत थी। ऐसे में फाइजर को लगा कि वो आसानी से नरेंद्र मोदी सरकार को और जो लॉबिंग हो रही थी उस दबाव में अपनी शर्तों पर वैक्सीन बेच देगा।
विपक्षी दलों ने भी इस मौके का फायदा उठाया, मोदी सरकार पर दबाव बनाया। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सरकार उस वक्त दबाव में आ जाती तो कैसे 5 से 6 गुना ज्यादा कीमत तो देती, बल्कि वो वैक्सीन देश में लोगों को लग रही होती जिसके खुद के लोग कह रहे हैं कि भाई वो वैक्सीन उस वक्त कितनी प्रभावशाली थी, हमको पता ही नहीं था। यानी यहां भी उन्होंने अपने ऊपर ये ठीकरा लिया। कल को यही वैक्सीन चल जाती तो दुनिया गाली दे रही होती कि भाई ये आदमी हमको फंसा दिया। जब उन्होंने कोरोना की पहली लहर में, जब व्यवस्था नहीं थी, किसी को पता नहीं था इससे कैसे जूझना है, तो लोगों को घर में रखा, लॉकडाउन रखा, पहले जिंदगी बचाई, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरे तो लोगों ने गाली दी। लेकिन आप सोचिए कितने करोड़ लोगों की जिंदगी बची। और जब दूसरी लहर आई तो इकोनॉमी को बचाया, जिसकी वजह से आज भारत जो है, भारत का वो हीरो जो है वो दुनिया में टिका हुआ है। ये भारत में जिम्मेदारी लेने, ओनरशिप लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लीड किया, बोल्ड डिसीजन लिए, उसका नतीजा है कि आज भारत इस स्थिति में। लोगों को हिम्मत दी, लोगों के साथ कोरोना से कैसे लड़ना है इसको लेकर मीटिंग्स की। बहुत सारी उदाहरण, कितना देते जाओ। देश की सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर फैसले लेते हैं। 16 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। 19 जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया वो इतिहास में दर्ज है। उरी का बदला लेने की छूट दी, पीओके में घुसकर दुश्मनों से बदला लिया भारतीय सैनिकों ने। नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज दे दिया कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। इसी तरह से साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइसिव फैसला लिया। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एयर स्ट्राइक करो। फाइटर जेट्स पीओके में घुसे, बालाकोट में आतंकी कैंप पर बम बरसाए, 350 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। ये जो बोल्ड डिसीजन लेने, ओनरशिप, कि देश में जो होगा अच्छा या बुरा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसके राजनीतिक परिणाम से मैं नहीं डरूंगा, ये नरेंद्र मोदी ने किया, जिसकी वजह से आज भारत दुनिया में ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका को लगता है ये मेरे साइड आ जाए, रूस को लगता है ये मेरे साइड आ जाए। किसी भी देश की ताकत उसकी सांस्कृतिक विरासत भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी कैसे काम किया 8 साल में, जिसकी वजह से वो हीरो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आज उसके बारे में आपको बताता हूं। और वो चौथा पार्ट है जिस पर पीएम ने बहुत काम किया, वो है हिंदू प्राइड। इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदुओं को समझ लिया गया था कि ये तो पॉलिटिकली कहीं भी इधर उधर जाते हैं, इनकी क्या बात सुननी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो बदल दिया। जिस देश में यह माना जाता था कि इफ्तारी पार्टी करना ही सेक्युलर बनाता है, उस देश में नरेंद्र मोदी ने मंदिरों में जा जाकर पूजा की। जिस देश में हिंदू की बात करना कम्युनलिज्म बताया जाता था, समझा दिया जाता था, दिमाग में भर दिया जाता था, वहां आज हिंदुओं की बात होने लगी। और नरेंद्र मोदी ने कभी इससे गुरेज नहीं किया। जैसे उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर 4 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ और अभी इसके पहले चरण का काम पूरा हुआ, दूसरे चरण का तो अभी चल ही रहा है। 900 मीटर लंबा है, महाकाल मंदिर के पास प्राचीन रुद्रसागर झील के पास बनाया गया है। यह इकलौती जगह है जहां पर आपको भगवान के दर्शन के साथ भगवान से जुड़ी हर कथा भी देखने को, समझने को मिलती है। 200 मूर्तियां हैं, कॉरिडोर में 108 स्तंभ हैं, दीवारों पर भगवान शिव की कथाओं को उकेरा गया है। 856 करोड़ रुपए की कुल लागत से इस प्रोजेक्ट से महाकाल मंदिर के दर्शन की व्यवस्था की गई। और सिर्फ महाकाल की बात नहीं, आप देखिए काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए। इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा। उज्जैन का महाकाल मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 5000 साल पुराना है। पुराणों में जिन 7 शहरों को मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है, उसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ उज्जैन का भी नाम है। यहां ज्योतिष की शुरुआत हुई, विकास हुआ, कर्क रेखा के ठीक नीचे है। समय की गणना की प्रणाली उज्जैन ने दी। प्राचीन काल से उज्जैन जो है वो धरती का मानक समय निर्धारित कर रहा है। लेकिन कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो आकर कहता है कि भैया यहां एक कॉरिडोर बना। इसी तरह से करीब 250 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरी गलियों से गुजर कर जाना पड़ता था, लेकिन अब मंदिर से गंगा घाट तक काशी कॉरिडोर बना। पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉरिडोर की शुरुआत की थी। 900 करोड़ की लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में यह कॉरिडोर बना हुआ है। किसी के दिमाग में नहीं आता कि यह करना है।
वहां जो श्रद्धालु मुझे मिले वो कहते थे कि हमको समझ ही में नहीं आता था किधर से घुसना है किधर से निकलना है, इतनी गलियां थी। अब वो भव्य कॉरिडोर बन गया है, यहां 3 गुना अधिक श्रद्धालु बढ़ गए हैं। इसी तरह से केदारनाथ की आप बात कर लीजिए। 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ ध्वस्त हो गया था। पीएम ने अपनी देखरेख में इसको पूरी तरह से बदला है। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हिंदू प्राइड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्थित किया। और इसकी एक बड़ी वजह है कि अगर देश के अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन देश के बहुसंख्यक को यह विश्वास होने लग जाए कि सब छोड़कर चल रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, तो देश की वो एकता मिसिंग रहती है, देश की वो ताकत मिसिंग रहती है। और जब आप इस हिंदू प्राइड की बात करते हैं ना, तो ये याद रखिए कि जितनी जगह उस प्राइड को जिंदा किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, वहां उतना इकोनॉमी का भी विकास हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो उन जगहों पर इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है, जो देश को मंदी के दौर से बचाने में काम आता है। तो ये है नरेंद्र मोदी का वो हीरो, हिंदू प्राइड, इकोनॉमी, रिफॉर्म्स और ओनरशिप, जिसने देश को आज रूस यूक्रेन युद्ध और मंदी के दौर से बचा कर रखा है। मुझे लगा आपको यह बताना और समझाना चाहिए कि क्यों हमें मिलकर इस देश को आगे ले जाना है। अभी हम बेहतर स्थिति में हैं और इसे और बेहतर बनाना है। पाठशाला में अब ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग पर वाराणसी जिला कोर्ट के उस फैसले का चैप्टर, जिसके आने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यह हिंदू पक्ष के लिए झटका है। लेकिन क्या यह सच में झटका है या फिर हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर है, आज इसके बारे में बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि अगर कार्बन डेटिंग का फैसला आया तो वो कैसे होगा। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग जिला अदालत ने खारिज कर दी। हिंदू पक्ष का कहना था कि कार्बन डेटिंग से इस आकृति की उम्र पता चल जाएगी और यह भी साफ हो जाएगा कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट में याचिका दी। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना, आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग नुमा ढांचे की कार्बन डेटिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसने यह नहीं कहा कि इसकी जरूरत नहीं। जैसा ही कोर्ट का यह फैसला आया, कुछ लोगों ने पूरे फैसले को पढ़ने से पहले ही कह दिया कि हिंदू पक्ष को झटका लग गया, हिंदू पक्ष को झटका लग गया। लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए जिला कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना और चाहिए और डिटेल में जाना चाहिए। वाराणसी जिला कोर्ट ने अपने फैसले में आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि कमिश्नर के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग पाया गया उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग का प्रयोग करने पर या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रयोग करने की इजाजत दी जाती है तो कथित शिवलिंग को नुकसान हो सकता है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। और अगर कथित शिवलिंग को नुकसान हुआ तो आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। यानी हिंदू पक्ष के लिए तो अच्छी बात है। कोर्ट यह मान रहा है कि हिंदुओं से जुड़ी आस्था का केंद्र है ये। कोर्ट ये मान रहा है कि इसको नुकसान पहुंचेगा तो हिंदुओं की भावना आहत हो सकती है, यानी इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। और दूसरा, कहीं से भी इसकी जरूरत नहीं है ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है भाई इसको या तो नुकसान पहुंच सकता है या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई भी है कि इस जगह को सुरक्षित रखिए, तो कैसे करा दे। इसके बाद कोर्ट आगे कहता है कि मेरे विचार से 17 मई को पाए गए कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का पता लगाने के लिए एएसआई को निर्देश देना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इस कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली याचिका को रद्द कर दूं। वाराणसी जिला कोर्ट ने इसलिए कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज नहीं की क्योंकि यह मांग गलत थी, बल्कि इस वजह से खारिज हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति को नुकसान नहीं पहुंचना है। अगर जिला कोर्ट कार्बन डेटिंग की इजाजत दे देता तो शिवलिंग नुमा आकृति को नुकसान की आशंका थी। इसी नुकसान की आशंका को देखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की गई। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हिंदू पक्ष ने कुछ आधार तय किए हैं। एक बार विष्णु जैन जी को सुनिए कि ये आधार क्या है, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है और कार्बन डेटिंग अगर हुई तो कैसे होगी, आज डिटेल में समझाऊंगा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे।
यानी हिंदू पक्ष साफ कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। अब फैसला क्या होगा यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने पर 91 का वर्शिप एक्ट कोई रोक नहीं लगाता। दरअसल मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी में सर्वे से रोकता है। इस पर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं है, 1991 का वर्शिप एक्ट पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने से नहीं रोकता। तो जब हिंदू पक्ष वहां जाएगा, कहेगा हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये शिवलिंग है, फव्वारा है, इसकी कार्बन डेटिंग हो, तो वो उस स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने के लिए तो है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका, संवैधानिक पीठ कह चुकी कि 91 का एक्ट इसको नहीं रोकता। तो कई लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर हिंदू पक्ष को मिल जाएगी। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग से यह पता कैसे चलेगा कि यहां फव्वारा या शिवलिंग है। लोग रेडियो कार्बन डेटिंग कह रहे हैं, लेकिन होगा क्या उसमें यह नहीं समझाते। मैं आज आपको बताता हूं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है और यह कैसे होगी शिवलिंग की, शिवलिंग नुमा आकृति की। दरअसल कार्बन डेटिंग जो है वो विज्ञान की एक कठिन तकनीक है, उसे आज आसान भाषा में समझिए। कार्बन डेटिंग जो हम कहते हैं उसका मतलब क्या है, इसको समझिए। कार्बन और डेटिंग ये दो शब्द इसमें लगे हुए हैं। अब डेटिंग में ये जो डेट है, ये वो डेट नहीं है कि आज डेट पे चलते हैं, वो डेट नहीं। डेटिंग का मतलब क्या है? इस डेट का मतलब है तारीख, और कार्बन से तारीख को तय करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं कार्बन डेटिंग। मतलब कि किसी की क्या उम्र है वो इससे पता चलती है, कितने साल पहले ये चीज अस्तित्व में आई या थी, वगैरह वगैरह, ये पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, कहा जाता है कि धरती की उम्र 4.5 अरब साल है। तो भाई 4.5 अरब साल पहले तो कोई था नहीं यहां, तो कैसे पता चला? जीवन की शुरुआत 4 अरब साल पहले हुई, यानी 50 करोड़ साल तक धरती ऐसे ही पड़ी रही, उस पर कोई जीव जंतु पेड़ पौधा था ही नहीं। इंसान तो बहुत बाद में आया। 36 करोड़ साल पहले पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर आया। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर थे, और 2 लाख साल पहले इंसान की नस्ल का विकास होना शुरू हुआ। तो इस तरह की तकनीकों से, इस तरह से साइंस से इन चीजों को तय किया गया, और अलग अलग तकनीकों से, कि क्या पृथ्वी की उम्र है, कब इंसान आया, क्या हुआ। अब सवाल यह है कि इस तरह की पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? दरअसल पृथ्वी पर मौजूद 99% चीजें जो है ना, 99% चीजें जो पृथ्वी पर हैं, उसमें क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। इसलिए कार्बन डेटिंग होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, इन सब में कार्बन है। इसलिए उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है अभी आगे बताऊं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, पत्थर एक ठोस और मजबूत कंपाउंड होता है, इसलिए कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल इस पर रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको एक चीज साफ कर देता हूं, जरा यहां पर शिवलिंग नुमा आकृति जो है उसकी फोटो डालिए। अब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, कहा जा रहा है शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग होगी। बॉस एक चीज समझ लीजिए, चूंकि शिवलिंग जो है वो पत्थर से बना हुआ है, और पत्थर की कार्बन डेटिंग जो है वो बहुत मुश्किल है या ना के बराबर होती है, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी, ये नहीं होगा। इसके आसपास का जो एरिया है, इसकी खुदाई की जाएगी, समझ रहे हैं? और इसकी खुदाई में वहां जो चीजें दबी होंगी, जब इसका निर्माण हो रहा होगा, छोटी सी छोटा जीवाश्म, जीव का हिस्सा, वो जो मिलेगा ना खुदाई में, उसकी कार्बन डेटिंग होगी, जिससे यह पता चलेगा कि यह निर्माण कितना पुराना है। भाई जब बन रहा होगा तभी दबा, तो निर्माण कितना पुराना है यह पता चलेगा। उससे पता चल जाएगा कि पहले मस्जिद बना होगा, या वहां मंदिर रहा होगा, या शिवलिंग कब का है। क्योंकि पत्थर की उम्र तो बहुत पुरानी हो सकती है। अगर एक सेकंड के लिए कहिए कि यह कुछ और आकृति है, शिवलिंग नहीं है, तो पत्थर तो उस बहुत साल पहले का भी हो सकता है, शिवलिंग में भी बहुत साल पहले यूज हो सकता है। तो इसलिए ये कब बना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके आसपास जो है वो खुदाई करके जीवाश्म निकाला जाएगा, और फिर उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, अगर कोर्ट इजाजत दे देता है। अब प्रश्न यह है कि कार्बन डेटिंग होती कैसे है? भाई जीवाश्म मिल गया, फिर क्या कीजिएगा?
भाई देखिए, के लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझाता हूं कि कार्बन डेटिंग कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया को समझिए, वरना पाठशाला में आने का क्या फायदा। कार्बन डेटिंग होगी, ये छिछला ज्ञान तो सब चैनल दे रहे हैं। डीप में जाइए। कार्बन डेटिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसे इस तरह से समझिए कि कार्बन के कई रूप होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के कई रूप हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। अब आप इसको सामान्य भाषा में समझिए, आइसोटोप के चक्कर में मत पड़िए, बहुत तोप चीज नहीं है। मान लीजिए कार्बन एक बाप है, ठीक है। इस कार्बन के 3 बेटों की बात कर रहा हूं। इसके कई बेटे हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन मैं आज 3 बेटों की बात कर रहा हूं, 3 बच्चों की बात कर रहा हूं। इनमें से एक बेटे का नाम है C12, जो बहुत ही आलसी किस्म का है। ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, ये घर पर ही पड़ा रहता है, बाहर ज्यादा नहीं जाता है, ये बहुत आलसी है। दूसरा बेटा है कार्बन का C13, ये थोड़ा एक्टिव है, लेकिन इतना एक्टिव भी नहीं है कि इसको एक्टिव माने, ये भी आलसी की ही कैटेगरी में आएगा। थोड़ा बहुत घर में घूम लेता है, वैसा वाला बेटा है। इनका तीसरा बेटा है कार्बन भाई साहब का C14, ये बहुत भयंकर एक्टिव है। इसको बाहर भी घूमने जाना है, इसको बाहर खाना भी खाना है, ये बहुत सारी चीजें करता है। ये आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। लेकिन C14 जो है वो इतना एक्टिव होता है कि समय के साथ अपनी एनर्जी खत्म करता है, इसलिए ये नजर में आ जाता है। भाई जो घूम रहा है वही ना दिखेगा, जो पड़ा हुआ है वो क्या दिखेगा। अस्थिर होने के अलावा C14 डीके भी होता है, यानी इसका क्षरण होता है, इसमें कमी आती है। तो साइंस की भाषा में कहूं तो ये अपनी रेडिएशन यानी एक तरह की न्यूक्लियर एनर्जी बाहर फेंकता रहता है, जिसे वैज्ञानिक लैब में पकड़ते हैं। यानी C14 से किसी चीज में कब और कितना क्षरण हुआ, इससे उस चीज की उम्र का पता लगाने में आसानी हो जाती है। अब आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। कार्बन जो पिताजी हैं, मान लीजिए इनके अकाउंट के बारे में आपको पता करना है कि इनके अकाउंट में कितना पैसा था। यहां अकाउंट में पैसा कह रहा हूं, लेकिन अकाउंट में पैसा उदाहरण के लिए कह रहा हूं। इसको आप समझिए कि इससे किसी चीज की उम्र कैसे पता चलेगी। अकाउंट में पैसा इज इक्वल टू उम्र मान के चलिए, यह उदाहरण दे रहा हूं। अब ये पिताजी के पास कितना पैसा था यह पता करने के लिए आपको तरीका यह है कि बेटा नंबर C12, बेटा नंबर C13 और बेटा C14, ये कितना पैसा पिताजी का उड़ा रहा है। क्योंकि पिताजी ने इन तीनों के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है। C12 चूंकि निष्क्रिय है, घर से कहीं निकलता ही नहीं है, पैसा क्या उड़ाएगा, तो इसके अकाउंट में सब हवा हवाई हो जाता है। C14 थोड़ा एक्टिव है, यह भी बाहर नहीं जाता, घर में घूमता है, यह भी ज्यादा पैसा नहीं उड़ाता। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? C14, बाहर निकलता है, पैसा उड़ाता है। जो मैंने कहा कि क्षरण होता है, उसको पैसे के लिहाज से देखिए तो अकाउंट से पैसा खर्च करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, इसका मतलब एनर्जी पैसा उड़ाता भी है। तो पिताजी के अकाउंट का पैसा ये C14 खत्म करता है। तो अगर C14 के अकाउंट में कितना पैसा ये पता चल जाए, तो ये पता चल जाएगा कि कार्बन की उम्र क्या है, उस पर्टिकुलर जीवाश्म की उम्र क्या है। सीधी सी बात। और इतना पता है कि ये जो पैसा उड़ाता है वो कितने दिन में कितना पैसा उड़ाता है, ये कैलकुलेटेड है, ये साइंस ने पहले निकाल लिया। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5730 साल की होती है। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके अकाउंट में इतना पैसा है, इतने दिन में इसने पैसा उड़ाया है और इतना हो गया है, तो आपको उम्र का पता चल जाएगा, यानी अकाउंट का पैसा यानी उम्र पता चल जाएगा। कि मान लीजिए किसी चीज में C14 एलिमेंट की मात्रा 10 ग्राम है और उसे 5 ग्राम होने में 5730 साल लगेंगे, तो उस एलिमेंट की उम्र का पता लगने में मदद मिल जाती है। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस क्या है? जब किसी जीवाश्म को खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे किसी पेड़ की छाल, हिस्सा, तना, कुछ भी मिट्टी में मिला, उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, जैसे दिख रहा है आपको। खुदाई के बाद उस जीवाश्म की सावधानी से सफाई कर देते हैं, क्लीन किया, ताकि बाकी चीजें हट जाएं। इसके बाद उस जीवाश्म के एक हिस्से को अलग करने के लिए तोड़ा जाता है।
मान लीजिए कोई चीज बहुत बड़ी मिल गई, तो अब पूरे बड़ी चीज पे थोड़ी आप कीजिएगा, तो उसको तोड़ तोड़ के देखिए कैसे छोटा बना दिया, यहां बुरादा बना दिया है, वहां कोई चीज को छोटा भी कर सकते हैं। फिर उस छोटी चीज को प्रयोगशाला में लेकर आते हैं, ताकि केमिकल एक्सपेरिमेंट ज्यादा मात्रा पर चूंकि नहीं हो सकता तो उसको छोटे पे करते हैं। इस प्रक्रिया में उस जीवाश्म पर डाइल्यूट यानी कम हार्ड एसिड डालते हैं। देख रहे हैं उस पे एसिड पड़ रहा है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद क्या होता है, जीवाश्म को फ्रीज करके सुखा देते हैं। वो कड़ा हो गया, एलिमेंट डाला, फिर उसको सुखा दिया। इसके बाद भी लगातार जीवाश्म पर कई दूसरे केमिकल एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ताकि वो केमिकल रिएक्शन से उसमें जो मौजूद सारे कार्बन एटम्स एक जगह इकट्ठा हो जाए। मतलब बेटा नंबर C12, C14, C13 सबको एक जगह बुला लेते हैं ताकि पहचान हो सके कौन कहां है। इसको बेंजीन कहते हैं। सारे C14 भी वहां पर आ जाते हैं, जिससे उम्र का पता लगाया जाता है। बेंजीन को सिंटिलेटर पे सिंटिलेटर डाला जाता है। सिंटिलेटर क्या है, वो मटेरियल है जो रेडिएशन को बिना किसी मशीन के सामान्य तरीके से आंखों से देखने लायक बना देता है। अब इस कंपाउंड को फिर लिक्विड सेंटिलेटर स्पेक्ट्रोमीटर, एक डब्बा टाइप होता है, इसमें डालते हैं। ये बॉक्स जैसी मशीन होती है। इस डिवाइस से पता चलता है कि C14 का कितनी तेजी से डीके यानी क्षरण हो रहा है और कितनी तेजी से एनर्जी फेंक रहा है। इसमें प्रति मिनट कितना डीके हो रहा है और आंकड़ा निकाल लिया जाता है। मतलब C14 ने पिताजी का कितना पैसा लुटा दिया, ये यहां से मिल जाता है। अब इस आंकड़े को कंप्यूटर में डाल देते हैं और कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस करके बता देता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। सॉफ्टवेयर को डीके रेट से कैसे पता चलता है भाई कि जीवाश्म कितना पुराना है, तो उसका पूरा फॉर्मूला पहले से डला हुआ है। तो अगर शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग की, जिसकी उम्मीद है कि इजाजत मिल जाएगी, अगर मिल गई तो इसी तरीके से उस आकृति को तोड़ के नहीं, उसके आसपास के हिस्से को खोदकर जीवाश्म निकालकर वो कब बनी होगी ये पता लगाया जाए। ये अब दिमाग में घुसी ना बात कि क्या है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पाठशाला में आज इतना ही। याद दिला दूं, अगले हफ्ते से सोमवार से 8:50 पर पाठशाला शुरू हो जाएगी। 55 पे मत आइएगा, क्लास में टाइम पर आइएगा। खैर मैं बाहर खड़ा नहीं करता, लेकिन आप ही का नुकसान है, ज्ञान छूटेगा। पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।